हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। और मैं आकाश रांगडाले आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 यानी कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब हम यह देखते हैं कि इस चैप्टर में हम किन चीजों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ठीक। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो तत्व होते हैं आखिर वो क्या होते हैं। ठीक है, और यदि यदि उनका वर्गीकरण करते हैं तो उसके पीछे क्या जरूरत पड़ी है। ठीक, इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि जो तत्वों का वर्गीकरण है, ठीक है, उसके प्रारंभिक प्रयास क्या है। और चौथे नंबर के पॉइंट्स पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें हम ये देखेंगे कि जो आवर्त सारणी है, जिसे आप आधुनिक आवर्त सारणी कहते हो, वो क्या है और वो किसने बनाई और वो कैसे बनी। और सबसे लास्ट में हम लोग ये सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि जो आवर्त सारणी है, ठीक है, उसके पीछे का आधार क्या है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं या फिर ऐसे कौन से गुणधर्म हैं जिसे हम कवर करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी में। तो ठीक है, हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर को मैं वन शॉट में यानी कि एक पूरे वीडियो में इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाने वाला हूं। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो हम पूरे एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर का जो कंटेंट है वन बाय वन डिटेल में आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले हैं, है ना। चलिए तो जी, एक शब्द दिख रहा होगा आपको, तत्व। ठीक है, जिसके बारे में आपने छोटी क्लासेस में कई बार सुना होगा। अब सवाल पैदा होता है कि तत्व क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारी ऐसे वर्ड सुने होंगे जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। बट सवाल पैदा होता है कि कौन सी चीजें हैं। तो देखिए, किसी भी पदार्थ का जो शुद्ध रूप है हम उसे कहते हैं तत्व। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को बताया, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बहुत सारे। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी जो चीजें हैं इन्हें हम कहते हैं तत्व। अब सवाल पैदा होता है कि ये तत्व बने कैसे। तो आप लोगों को ध्यान होगा, जब आप क्लास 9th में थे तो वहां पर आपने सबसे लास्ट में केमिस्ट्री में यानी कि रसायन विज्ञान में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था परमाणु और उसकी संरचना। तो वहां पर आपने अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकारों के परमाणुओं के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जब हम इसी तरीके से ढेर सारे परमाणुओं को आपस में संयोजित करते हैं तो हमें जो चीज मिलती है वो क्या है? वो है तत्व। तो हमारा जो आज का चैप्टर है, हमारा ये जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ये किस बारे में है? ये तत्वों के बारे में है। ठीक है, तो सवाल पैदा होता है कि एक डेफिनेशन तो होनी चाहिए सर इसकी। बिल्कुल, डेफिनेशन भी देंगे, बिल्कुल डीप में बात करेंगे, बहुत सारी डिटेल देने वाला हूं आज मैं आप लोगों को तत्वों के बारे में। तो तत्व क्या होते हैं? एक समान परमाणुओं का, ध्यान से देखिएगा, एक समान परमाणुओं का जो शुद्ध रूप होता है, जो समायोजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व। अब कौन से तत्व हैं? तो अभी हमारे पास कुल 118 तत्व हैं बच्चों। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये 118 तत्व कौन से हैं और इसकी यदि हम ये स्टडी करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसकी हम स्टडी या फिर जानकारी क्यों लेंगे। तो इसके पीछे की दो इंपॉर्टेंट चीजें, बस आप ये ध्यान रख लीजिए कि आप जो भी रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं या फिर आप जो भी चीज केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसके पीछे जो आधार है वो है पदार्थ, और पदार्थ के पीछे जो आधार है वो है तत्व। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि इस आपके आसपास जितनी चीजें आप लोगों को दिख रही हैं वो सारी की सारी किस चीज से बनी हुई है? वो बनी हुई है तत्वों से। इसीलिए आज हम पढ़ने वाले हैं तत्वों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि तत्वों के बारे में हम कौन सी चीजों को पढ़ने वाले हैं, है ना। अब देखो, चलिए अब कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं तत्वों के वर्गीकरण में। अब थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जो हमारे पास तत्व हैं वो 118 हैं। अब 118 तत्व हैं और यदि आप सबके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको उन्हें एक समूह में एकत्रित करना पड़ेगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप एक मेले में जाते हैं, आपको अलग अलग दुकानें दिखती हैं,
ठीक है, तो आपने क्या देखा होगा, आपने ये देखा होगा कि जो एक प्रकार की दुकानें होती हैं वो एक तरीके से अरेंज रहती हैं। अब यदि इतने सारी दुकानों को आप एक ही जगह पर फिट कर देंगे, एक दुकान जिसमें खिलौने भी मिलेंगे, मिठाइयां भी मिलेंगी, कपड़े भी मिलेंगे, झूला भी होगा, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। तो उसके लिए फिर क्या किया गया, उसके लिए तत्वों को उनके गुणधर्म के अकॉर्डिंग, उनके गुणधर्म के हिसाब से अरेंज करना स्टार्ट किया गया। और इसी जो चीज है इसको हम कहते हैं आवर्त सारणी। अब अचानक से तो यह आवर्त सारणी नहीं बनी होगी, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स रहे होंगे, कुछ ऐसे हीरो रहे होंगे जिन्होंने इस आवर्त सारणी को बनाया। तो ऐसे ही कुछ नाम और उन्होंने आवर्त सारणी को किस तरीके से बनाया यह मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्टर डॉबे राइनर की। अभी इन्होंने क्या किया, ठीक है, तो हम टोटल 4 आवर्त सारणी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, मिस्टर डॉबे राइनर। अच्छा, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, फिर आते हैं मिस्टर न्यूलैंड्स, तीसरे नंबर पर है मिस्टर मेंडलीव और चौथे नंबर पर है हमारे हेनरी मोसले, जिन्होंने बनाई है आधुनिक आवर्त सारणी। तो आज हम इस आवर्त सारणी की समय यात्रा या फिर ये कैसे 1 by 1 अपग्रेडेशन कैसे हुआ इसमें, इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉबे राइनर की आवर्त सारणी। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए डॉबे राइनर की आवर्त सारणी। तो इन्होंने क्या किया, तो क्योंकि उस समय तत्वों की संख्या काफी कम थी, तो इन्होंने क्या किया, 3 तत्वों का एक समूह बनाया और उसको क्या कहा, इन्होंने कहा त्रिक। ध्यान से सुनिएगा, क्या किया डॉबे राइनर ने, इन्होंने 3 तत्वों का एक समूह बनाया और उसको क्या कहा, उसे कहा त्रिक। अच्छा, इन्होंने इस चीज को आधार बनाया कि जिन तत्वों को ये लेंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो रहेगा वो इन तत्वों के समूह में बढ़ रहा होगा, बढ़ते क्रम में लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा और उन तत्वों के बीच में आपस में क्या संबंध है, इसको हम देखेंगे डॉबे राइनर के त्रिक में। तो समझने के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, बने रहिएगा। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले लिया कैल्शियम, कैल्शियम के बाद इन्होंने लिया स्ट्रोंशियम और स्ट्रोंशियम के बाद इन्होंने लिया बेरियम। और इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि आप यदि कैल्शियम और बेरियम दोनों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ते हैं और उसका औसत निकालते हैं तो जो चीज मिलेगी या जो नंबर मिलेगा वो द्रव्यमान होगा स्ट्रोंशियम का। इसका मतलब यह कि आप यदि त्रिक यानी कि 3 तत्वों का एक समूह बनाते हैं तो जो पहला और जो तीसरा तत्व है उन दोनों के द्रव्यमानों का जो औसत होगा वो होगा आपका जो दूसरा तत्व है उसका द्रव्यमान। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से देखो। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हमने लिया लिथियम। ठीक है, और क्या लिया, हमने लिया पोटेशियम। हमने लिथियम के द्रव्यमान और पोटेशियम के द्रव्यमान को आपस में जोड़ दिया और उसका निकाला फिर हमने औसत। तो जो औसत हमने निकाला उसमें यह देखा गया कि वो सोडियम के द्रव्यमान के बराबर है। इसका मतलब यह कि त्रिक एक ऐसा समूह है जिसमें पहले और तीसरे तत्व का जो द्रव्यमान है उसका जो औसत निकाला जाएगा वो दूसरा जो तत्व है उसके द्रव्यमान के बराबर आएगा। तो ये क्या थे, ये थे डॉबे राइनर के त्रिक। ठीक है, अब यहां पर क्या देखेंगे हम लोग, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे हमारे पास क्लोरीन है, हमारे पास क्लोरीन और आयोडीन और ब्रोमीन है। तो इस तरीके से 1857 में डॉबे राइनर ने यह बताया कि हम त्रिक के अकॉर्डिंग, त्रिक के हिसाब से जो तत्व हैं उनको अरेंज कर सकते हैं, उनका एक ग्रुप बना सकते हैं, उनका एक समूह बना सकते हैं। और उस समूह को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उस समूह को हम लोग कहेंगे त्रिक। त्रिक मतलब यह कि 3 तत्वों का एक समूह। ठीक है, तो यह बिल्कुल स्टार्टिंग थी पीरियोडिक टेबल की। मतलब ये कि ये वो समय था जब हम तत्वों का आपस में अरेंजमेंट कर रहे थे। और अरेंजमेंट क्यों कर रहे थे, वो इसलिए जरूरी था क्योंकि आप यदि अरेंज नहीं करेंगे तत्वों को उनके गुणधर्म के हिसाब से तो तत्वों की जो स्टडी करना है या तत्वों के बारे में जानने में आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
इसीलिए क्या किया गया कि तत्वों को आपस में अरेंज करना स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा डॉबेराइनर के त्रिक के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं। देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारी वो किस तरीके से बनी है। ठीक है, तो ये था हमारा डॉबेराइनर का त्रिक, पर यह संपूर्ण आवर्त सारणी नहीं है। इसके बाद अभी बहुत सारे ऐसे हीरो हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी बनाने में अपना योगदान दिया। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अष्टक, यानी कि न्यूलैंड्स के अष्टक का सिद्धांत, एक और प्रकार का पीरियोडिक टेबल, एक और प्रकार की आवर्त सारणी जिसमें कुछ नई चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं जो न्यूलैंड्स है उसके अष्टक का जो सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है, तो न्यूलैंड ने क्या किया, इन्होंने 7 तत्वों का एक आवर्त बनाया। मतलब ये कि ये इन्होंने जो आवर्त बनाया इसमें पे ये पहले तत्व से शुरू होंगे, ये 7वें तत्व तक जाएंगे, और फिर जो 8वां तत्व है वो पहले तत्व के साथ एक ही समूह में पाया जाएगा। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखिए, तो आपने स्टार्ट किया हाइड्रोजन से। ठीक है, फिर आप आगे बढ़े, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पर क्या ऑक्सीजन के बाद तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो फिर क्या किया गया कि ऑक्सीजन के बाद वो वापस से लौट कर आए फ्लोरीन के पास में। मतलब ये कि जो पहला तत्व है और जो 8वां तत्व है उसकी जो गुणधर्म है वो एक जैसे हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज है बच्चों वो कैसी होगी, वो एक जैसी होगी। मतलब ये कि आपने वो म्यूजिक में सुना होगा ना, सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद वापस से क्या, सा। मतलब ये कि जो पहला सुर है और जो 8वां सुर है वो एक समान है। कुछ इसी तरीके से न्यूलैंड का जो अष्टक का सिद्धांत है या न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, जो पहला तत्व है और जो 8वां तत्व है उसके जो गुणधर्म हैं वो कैसे होंगे, वो एक समान होंगे। मतलब ये कि आप पहले 1 2 3 4 5 6 7 पे पहुंचे, उसके बाद फिर क्या हुआ, जो 8वें नंबर का तत्व है उसको आप पहले के नीचे रखोगे, यानी कि आप एक समूह में रखोगे, है ना। तो ये था आपका जो न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत था। ठीक है, क्या किया इन्होंने जो पहला है और जो 8वां है उसके बारे में यह बताया कि इसकी जो गुणधर्म होंगी यानी कि प्रॉपर्टीज होंगी वो कैसी होगी, वो एक जैसी होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत के बारे में। पर अब हम इसको थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। आखिर न्यूलैंड्स ने जो आवर्त सारणी या समूह का, तत्वों का समूह में वर्गीकरण किया वो किस आधार पर किया, और कौन सी बातें थी जिसके बारे में न्यूलैंड्स ने हमें बताया। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि जो न्यूलैंड थे, राइट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुल 56 तत्वों के बारे में बताया। पहली बात, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ 56 तत्वों के बारे में बताया। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया कि जो पहला तत्व है, ठीक है, और जो 8वां तत्व है उसके जो गुणधर्म होंगे यानी कि प्रॉपर्टीज होंगी वो एक समान होंगी, है ना। तो इसको समझने की हम दोबारा से कोशिश करते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब देखो भाई, आपने स्टार्ट किया लिथियम से, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर आप पहुंच गए सोडियम पे। इसका मतलब लिथियम और सोडियम जो है इनके जो गुणधर्म होंगे वो एक समान होंगे। अब क्योंकि इनके गुणधर्म एक समान है इसीलिए क्यों ना इसको एक समूह में रखा जाए। कुछ इसी तरीके से आपका जो हाइड्रोजन है उसके जो गुणधर्म है वो किसके जैसे हैं, थोड़े थोड़े फ्लोरीन के जैसे हैं। दोनों ही जो हैं वो अधातुएं हैं। अच्छा, कुछ इसी तरीके से बेरिलियम के बाद आ गया मैग्नीशियम, कुछ इसी तरीके से बोरॉन के बाद आ गया एल्यूमिनियम। इसका मतलब ये कि आप यदि काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जो पहला और जो 8वां तत्व है क्या होगा, उनमें उनकी जो गुणधर्म होंगे वो कैसे होंगे, एक समान होंगे, और उनकी जो समूह संख्या है वो कैसी होगी, वो भी एक समान होगी। ध्यान से देखो, अभी हाइड्रोजन के बाद क्या आया, फ्लोरीन आया, फ्लोरीन के बाद फिर क्या आया, फ्लोरीन के बाद फिर क्लोरीन आया। आप यहां से स्टार्ट करिए, फिर 8वें नंबर पे आ जाएगा। देख लेते हैं अपन लोग, 1 2 3 4 5 6 7, और देखिए फिर से 8वें नंबर पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा फ्लोरीन होगा
कुछ ऐसा ही जो गुणधर्म है वो किसके साथ होंगे, वो होंगे क्लोरीन के साथ में। मतलब ये कि जो पहला आपका तत्व है और उसके बाद जो 8वें नंबर का तत्व है, उन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं या फिर गुणधर्म है वो एक समान होंगे, पहली बात। दूसरी बात, दोनों की जो समूह संख्या है वो एक समान होगी। तो ये किसने बताया, ये बताया न्यूलैंड्स ने। ठीक है, अब देखते हैं। देखो अब भाई न्यूलैंड ने इस चीज के बारे में बता तो दिया, ठीक है, पर क्या सवाल पैदा होता है, क्या ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं जिसको हम न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत कहते हैं, क्या ये 100% सही है? इसका मतलब ये क्या कुछ कमियां थी इस अष्टक के सिद्धांत वाली आवर्त सारणी में, जहां पर तत्वों के साथ साथ के आवर्त बनाए गए थे, यानी कि एक आपका जो आवर्त था उसमें 7 तत्वों को रखा गया और जो एक समूह था उसमें जो आने वाले तत्व थे उन सबकी जो प्रॉपर्टीज थी स्टूडेंट्स वो एक जैसी थी। तो हम ये देखते हैं कि ये जो न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत पर बनने वाली जो आवर्त सारणी थी, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी और उसमें कौन सी कमियां थी। तो सबसे पहली कमी कि इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें ये जो न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत था ये सिर्फ फॉलो होता था कैल्शियम तक। इन्होंने कुल 56 तत्वों के बारे में बताया और 56 तत्वों को अपनी आवर्त सारणी यानी कि तत्वों का जो वर्गीकरण है, समूह है, उसमें रखा। पर सिर्फ 1 से लेकर 20 तक यानी कि हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक के जो तत्व थे वही न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत को फॉलो करते थे, या फिर ये जो हाइड्रोजन से कैल्शियम तक की कहानी है बस वहीं तक न्यूलैंड का अष्टक का जो सिद्धांत था वो लागू होता था। पहली बात। दूसरी बात कि जो न्यूलैंड थे, राइट, इन्होंने कुल 56 तत्वों के बारे में बताया, पर वास्तविकता कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। कैसे? आज हमारे पास 118 तत्व हैं और इसके बाद भी ये खोज जारी रहेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने तत्वों के बारे में न्यूलैंड्स ने बताया था वो उस समय पर तो संपूर्ण नहीं थे। तो कमी नंबर 1, इन्होंने जो आवर्त सारणी के बारे में बात की या तत्वों के जिस तरीके से अरेंजमेंट के बारे में बात की उसमें इन्होंने सिर्फ कैल्शियम तक के जो तत्व हैं वो इस अष्टक के नियम को फॉलो करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जो कुल तत्वों की संख्या बताई वो थी सिर्फ 56, जबकि कहानी कुछ और है। तीसरी बात, इन्होंने ये कहा कि जो एक समूह में आने वाले तत्व हैं उन सबके जो गुणधर्म होंगे यानी कि प्रॉपर्टीज होंगी वो एक जैसी होंगी। बट इसको चेक करते हैं क्या सही में ऐसा है, तो देखते हैं। देखिए, ऑक्सीजन अधातु, सल्फर अधातु, पर ये क्या, यहां तो आयरन है और ये धातु है। इसका मतलब ये कि एक समूह में आने वाले जो सारे तत्व हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज या फिर गुणधर्म है वो एक समान नहीं है। कुछ इसी तरीके से पहले समूह में भी हुआ। ध्यान से देखिए भाई, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तीनों की तीनों क्या है भाई, अधातु है ना, पर ये दोनों क्या है, अरे ये तो धातुएं हैं। इसका मतलब ये कि ये कहीं ना कहीं एक कमी तो है। मतलब एक समूह में जो आने वाले तत्व हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज या फिर गुणधर्म है वो एक समान होने चाहिए, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। आप ध्यान से देखिए, कुछ अधातुएं और उसके नीचे कुछ धातु। तो ये भी एक कमी थी स्टूडेंट्स, किसमें, न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत वाले आवर्त सारणी या फिर पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, तो हमने कौन सी 3 चीजें देखी? हमने देखा सबसे पहले तो ये कि सिर्फ कैल्शियम तक के जो तत्व हैं वो इस सिद्धांत पर फॉलो करते हैं। दूसरी बात कि जो कुल तत्वों की संख्या है वो कितनी है, सिर्फ 56, है ना। और तीसरी बात कि एक समूह में जो तत्व आ रहे हैं उनकी जो सारी प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि चौथी कौन सी कमी थी जो न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत वाली आवर्त सारणी में थी। तो वो क्या थी, ध्यान से देखो। अब यहां पर आप ध्यान से देखो भाई, एक ही स्थान पर दो तत्व दिए हुए हैं बच्चों, पर बाकी सभी तो सिंगल है, 1 2 3। तो ये क्या हुआ कि एक ही स्थान पर 2 तत्व आ गए। इसका मतलब ये कि ये भी एक कमी थी या फिर ये भी एक खामी थी न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत में। इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि एक स्थान पर, आप यदि एक जगह पर 2 तत्वों को रखते हो, मतलब ये कि उनकी जो सारे गुणधर्म हैं वो एक जैसे होने चाहिए, बट ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि आप एक स्थान पे 2 तत्वों को नहीं रख सकते, आपको एक स्थान पे, एक जगह पे सिर्फ एक ही तत्व रखना पड़ेगा। तो चौथी खामी कौन सी थी, उन्होंने कुछ ऐसे तत्व थे जिसके ग्रुप को उन्होंने एक ही जगह पर रख दिया, विच इज नॉट पॉसिबल।
बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप यदि दो तत्वों को एक स्थान पर रखेंगे तो उनके सारे गुणधर्म एक समान होने चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो यह चौथी कमी थी किसके? न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत वाली आवर्त सारणी में। अच्छा, अब आते हैं 5वें नंबर पे। तो क्योंकि आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पीरियोडिक टेबल देखा होगा, है ना, आप 10th में भी देखेंगे और आप काफी पहले से देखते आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी। तो वहां पर आपने देखा होगा नोबल गैसेस, निष्क्रिय गैसेस या अक्रिय गैसेस। ये ऐसी गैसेस होती हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं करती हैं, जिसमें आती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसी बहुत सारी चीजें। पर आप मुझे ये बताइए कि आपको कहीं पर नियॉन या हीलियम दिख रहा है? नहीं ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके न्यूलैंड्स थे उन्होंने निष्क्रिय गैसेस जो होती हैं या अक्रिय गैसेस जो होती हैं, जिसको आप नोबल गैसेस भी कहते हो, उसके बारे में कोई बात नहीं की। मतलब ये कि जो न्यूलैंड का अष्टक के सिद्धांत वाली आवर्त सारणी थी, उसमें निष्क्रिय गैसेस के बारे में कोई भी स्थान नहीं था। तो ये 5 ऐसी कमियां थी जिसको हमने देखा न्यूलैंड के अष्टक के सिद्धांत में। अब जल्दी से एक बार हम ये देख लेते हैं कि हमने किन चीजों पर फोकस किया था आज। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत है, उसमें जो पहला तत्व है और जो 8वां तत्व है वो एक ही समूह में आएगा। मतलब ये कि जहां पर हाइड्रोजन है उसके बाद 8वें नंबर पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये देखो ये घूम के पहुंचे अपन फ्लोरीन तक। पहले के बाद 8वां एक ही जगह पर आएगा, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से क्या आ गया? सा आ गया ना, राइट। दूसरी बात, ठीक है, एक समूह में आने वाले जो तत्व हैं उनके जो गुणधर्म हैं वो कैसे होने चाहिए थे? वो समान होने चाहिए थे। ये भी बताया न्यूलैंड्स ने, ठीक है। तो ये मुख्य बात थी न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत वाली आवर्त सारणी की। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो आवर्त सारणी है संपूर्ण नहीं है, मतलब इसमें कुछ खामियां रही होंगी, कुछ कमियां रही होंगी स्टूडेंट्स। तो कौन सी थी? सबसे पहले सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो होगा। दूसरी बात, सिर्फ 56 तत्वों के बारे में बताया गया। तीसरी बात, एक समूह में एक समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं वो नहीं पाए जाते हैं। चौथी बात, जो चौथी कमी है वो ये है कि एक ही स्थान पर आपने दो तत्वों को रख दिया। और 5वीं बात, आपने अक्रिय गैसेस या फिर निष्क्रिय गैसेस के बारे में कोई भी बात नहीं की। तो ये कुछ एक ऐसे बिंदु थे, ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमने देखा न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत में। अच्छा, अब देखते हैं, मतलब ये जो चीज है ये आइडियल या आदर्श तो नहीं है। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि इसका अपडेटेड वर्जन होगा, जिसमें हमने तत्वों को और भी अच्छी तरीके से अरेंज किया होगा और भी अच्छी तरीके से जमाया होगा। तो अब हम क्या देखेंगे? हम देखने वाले हैं कि वो कौन सा तरीका है, या फिर कोई और तो आवर्त सारणी भी है क्या जिसमें तत्वों को और सुनियोजित तरीके से अरेंज किया गया होगा या फिर जमाया गया होगा, है ना। तो अब देखते हैं, ऐसा कुछ यदि है तो उसको हम देखते हैं। देखिए, तो अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे जो हमारा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तीसरे नंबर की जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो कौन सी है? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। तो अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो बेसिकली है क्या? तो बच्चों, अब है मेंडलीव की आवर्त सारणी, है ना। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले हमने देखा था जो डॉबेनाइनर हैं उनके त्रिक और न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत, ठीक है। पर अब हम तीसरे नंबर की आवर्त सारणी अपने सिलेबस में ऐड करने वाले हैं, जो कि है मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो इसको समझने की हम कोशिश करते हैं और हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मेंडलीव ने किस आधार पर इस आवर्त सारणी को बनाया था, है ना। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आवर्त सारणी जब भी आप पढ़ेंगे उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है समूह और एक होता है आवर्त। अब समूह क्या होता है? तो जब आप इस तरीके से काउंट करते हैं ऊपर से नीचे, है ना, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 और फिर 8, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उसको हम आवर्त सारणी में कहते हैं समूह। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे हमारे पास टोटल है 8 समूह, है ना। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आप तत्वों की स्टडी करेंगे तो आपको जो चीज मिलेगी वो होगा आपका समूह। और जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यानी कि जब आप, ठीक है, जब आप बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तब आपको कौन सी चीज मिलेगी? आपको मिलेगा आवर्त, ठीक है।
तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें जो समूह थे वो कितने थे, वो 1 से लेकर 8 तक थे, और जो आवर्त थे वो कैसे थे, वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। तो आवर्तों की संख्या कितनी, 6। सीखो, सबसे पहले सीखो, आवर्तों की संख्या कितनी, 6, ठीक, समूहों की संख्या कितनी, 8, और तत्वों की संख्या कितनी, 63, यानी कि 63, है ना। इसको ध्यान से देखेंगे। देखो आवर्त, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आवर्त, तो आवर्तों की संख्या कितनी, 6। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, समूह, ठीक है, और समूह की कितनी, 8, और जो तत्व हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 63। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो आवर्त है वो 6 होंगे, जो समूह है वो 8 होंगे, और जो तत्वों की संख्या होगी वो होगी आपकी 63, यानी कि 63, ठीक है ना। तो ये चीज थी आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के डायग्राम में कौन सी चीजें जिसे हम समझ सकते हैं उसके बारे में। पर अब यह सवाल पैदा होता है कि ये जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है ये किस तरीके से बनी होगी, ऐसी कौन सी गुणधर्म रही होगी तत्वों की जिसके बारे में मेंडलीव ने सोचा और उस गुणधर्म को अपना आधार बनाया पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, है ना। तो वो देखते हैं हम लोग। देखिए, तो वो है द्रव्यमान। ध्यान से देखिए, द्रव्यमान क्या है, वो है जो परमाणु का द्रव्यमान है वो। मतलब ये कि मेंडलीव ने हमें ये बताया कि जैसे जैसे परमाणुओं का, जैसे जैसे तत्वों का द्रव्यमान बढ़ेगा हम उन्हें बढ़ते क्रम में अरेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा लिथियम, और नीचे की तरफ लिखा हुआ है उसका द्रव्यमान 6.9। अच्छा, इसके बाद क्या है, बेरिलियम 9.0, देन बोरॉन, देन इस तरीके से आप यदि देखते रहेंगे 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 और ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहेंगी। तो देखिए ये आपका बढ़ता जा रहा है, ये बिल्कुल आपका द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों मेंडलीव ने यह बताया कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ रहा होगा वैसे वैसे आप तत्वों को बढ़ते क्रम में अरेंज कर सकते हैं, उनका एक ग्रुप बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, तो किस चीज पर ध्यान दिया उन्होंने ध्यान दिया द्रव्यमान और उसके बढ़ते क्रम पर। मतलब यह कि आप सारे के सारे जो तत्व हैं यदि आप उनके बढ़ते क्रम में, द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में आप अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो चीज मिलेगी वो मिलेगी मेंडलीव की आवर्त सारणी, है ना। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज थी और कौन से पॉइंट्स थे जो हमें याद रखने हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल बनाया, है ना, तो उस समय पर क्या कोई उनके पास चैलेंज था, या फिर इस पीरियोडिक टेबल में कोई कमी थी, या फिर इस पीरियोडिक टेबल की कोई उपलब्धि थी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट पर जिसमें हम पढ़ेंगे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की उपलब्धियां और कमियां, है ना। समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब एक तरफ है स्टूडेंट्स उपलब्धियां और एक तरफ है सीमाएं। इसका मतलब यह कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें कौन सी उपलब्धियां थी, ठीक है। तो वो बड़े इंटेलिजेंट थे बच्चों। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कि उस समय पर अवेलेबल नहीं थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो थोड़ा सा गैप था उनकी आवर्त सारणी में वो छोड़ दिया। उसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, फिर से हम यहां पर चलते हैं, उपलब्धियों को हम देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे अब आपको दिख रहा होगा स्कैंडियम, या फिर आपको दिख रहा होगा गैलियम, या फिर आपको दिख रहा होगा जर्मेनियम। तो ये 3 ऐसे तत्व थे जो उस समय ज्ञात नहीं थे, जिसके बारे में मेंडलीव को पता नहीं था, है ना। तो उन्होंने ये दिमाग लगाया कि ये जो तत्व होंगे इनकी जो गुणधर्म होंगे यानी कि प्रॉपर्टीज होंगी वो उसी समूह में ऊपर की तरफ आने वाले जो तत्व हैं उसके जैसी होगी। जैसे कि देखो, अब जैसे आपको क्या दिख रहा होगा भैया, आपको बोरॉन दिख रहा होगा, या फिर आपको वहां पर क्या दिख रहा होगा, देखो बोरॉन दिख रहा होगा, आपको एल्यूमिनियम दिख रहा होगा, और क्या दिख रहा होगा, आपको उधर पे सिलिकॉन दिख रहा होगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो सिलिकॉन है जैसे उसके गुणधर्म है वैसे किसके होंगे, तो भाई सिलिकॉन के जैसे किसके होंगे, जर्मेनियम के होंगे, है ना। सिलिकॉन के जैसे किसके होंगे, जर्मेनियम के होंगे। तो इन्होंने कहा कि चलो अभी तो वो जगह भरी नहीं है, पर मैं उसका एक नया नाम देता हूं, और उसको उन्होंने जहां पर अभी जर्मेनियम है उसको उन्होंने कहा एका सिलिकॉन। ध्यान से देखिए, एक तरफ सिलिकॉन था और एक तरफ था
एका सिलिकॉन, है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सिलिकॉन, ठीक है, एका सिलिकॉन हो गया। इसी तरीके से जहां पर बोरॉन है, बोरॉन के नीचे क्या आ गया, स्कैंडियम आ गया, तो उसके आगे उन्होंने लगा दिया एका और उसके बाद स्कैंडियम लगा दिया। तो बात समझ में आ रही है कि जैसे जहां पर अभी स्कैंडियम है वहां पर उन्होंने कहा नहीं नहीं इसका नाम क्या होना चाहिए, एका बोरॉन। इसी तरीके से जहां पर गैलियम है इसका नाम उन्होंने क्या दिया, एका एल्यूमिनियम। इसका मतलब ये कि जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो उन्होंने कुछ जगह ऐसी थी जहां पर तत्वों को नहीं भर पाए थे वो, तो जिन तत्वों को वो नहीं भर पाए थे वहां पर उन्होंने उसी समूह में आने वाले कुछ तत्व ऐसे थे उनके नाम से बताया, जैसे कि सिलिकॉन, देखो जर्मेनियम के लिए क्या बताया, एका सिलिकॉन। इसी तरीके से बोरॉन यानी कि स्कैंडियम के लिए क्या बताया, एका बोरॉन। इसी तरीके से गैलियम के लिए क्या बनाया, एका एल्यूमिनियम। और बाद में जब इन तत्वों को इस जगह पर फिट किया गया तो यह पाया गया कि ये जो तत्व हैं इनके ऊपर वाले तत्वों के जैसे ही उनके गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म। बात समझ में आ रही है? तो यह हमारा कॉन्सेप्ट था एका सिलिकॉन या फिर एका एल्यूमिनियम या फिर एका बोरॉन का, कि जो बोरॉन होगा वो किसके जैसा होगा, तो भाई वो स्कैंडियम के जैसा होगा। जो एका एल्यूमिनियम है उसकी जगह क्या आएगा, गैलियम आएगा। जो आपका सिलिकॉन है उसकी जगह कौन सी चीज आएगी, तो उसकी जगह आएगी आपकी जर्मेनियम, है ना। तो जो चीजें बची हुई थी या फिर भरी नहीं गई थी वहां पर फिर जो आपके मेंडलीव है उन्होंने ये शब्द लगाया एका, ठीक। और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए इसमें और कौन से पॉइंट्स हैं वो समझते हैं। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मेंडलीव ने यह बताया कि हम जो तत्व रहेंगे उनको बढ़ते द्रव्यमान के हिसाब से हम अरेंज करेंगे। दूसरे उन्होंने ये बताया कि जो जितने भी तत्व हैं जो कि एक समूह में पाए जाते हैं उनकी जो गुणधर्म होते हैं यानी कि प्रॉपर्टीज होती है वो एक जैसी होती है। कैसी होती है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, ऑक्साइड, और यहां क्या लिखा है, हाइड्राइड, है ना। और ये जो आर लिखा हुआ है ना, ये आर पता है किसे बता रहा है स्टूडेंट्स, ये बता रहा है तत्वों को। इसका मतलब ये कि ये जो फॉर्मूला है R2O जो ऑक्साइड का है वो इन सभी तत्वों के लिए एक समान होगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला वाला हमारा हाइड्रोजन, और ये ले लिया हमने ऑक्सीजन, पहला, है ना। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला क्या है, तो भाई लिथियम है और उसके बाद ये है। इसके बाद हमने क्या देखा, फिर हमने देखा Na2O। इसका मतलब ये कि ये जो सारे तत्व हैं इनके जो गुणधर्म हैं वो कैसे होंगे, वो एक जैसे होंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से हमने ऑक्साइड के लिए देखा अब हम हाइड्राइड के लिए देखेंगे तो उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, तो एक मिनट हटाते हैं इसको, देखो देखो, अभी हमने ऑक्साइड्स के बारे में देखा, अब हम देखेंगे हाइड्राइड्स के बारे में। तो हाइड्राइड के बारे में कैसे हम देखेंगे कि भाई वो जनरल फॉर्मूला जो रहेगा उसका वो क्या रहेगा, RH रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं लिथियम से कनेक्ट करूंगा तो वो LiH हो जाएगा, जब मैं सोडियम से कनेक्ट करूंगा तो वो NaH हो जाएगा। इसी तरीके से जब मैं पोटेशियम से कनेक्ट करूंगा तो वो KH हो जाएगा। इसका मतलब ये कि यहां जहां पर R लिखा हुआ है ना, जहां पर R लिखा हुआ है आप उसको रिप्लेस कर सकते हो बच्चों किससे, इस एलिमेंट से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सारी चीजों से, ठीक है। तो देखना इस पीरियोडिक टेबल में हमने कौन सी चीजें देखी, हमने ये समझा कि समूह क्या होते हैं, फिर हमने क्या समझा कि जो आवर्त हैं वो क्या होते हैं, थोड़ी देर पहले हमने ये देखा कि जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो क्या होते हैं, और लास्ट में हमने देखा कि जो हाइड्राइड होते हैं वो कैसे बनते हैं। अच्छा, इसके साथ हमने ये देखा कि कुछ एलिमेंट्स जैसे कि स्कैंडियम या फिर गैलियम ये उस समय पर अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। पर मेंडलीव ने क्या किया, स्कैंडियम को समझने के लिए उन्होंने, या स्कैंडियम की जगह कौन सा एलिमेंट आएगा तो उसको उन्होंने कहा एका बोरॉन। बोरॉन ऊपर है तो इस जगह जो एलिमेंट आएगा उसको उन्होंने कहा एका बोरॉन। वैसे ही यहां जो एलिमेंट आएगा उसको उन्होंने क्या कहा, एका एल्यूमिनियम। उसी तरीके से इस जगह पर कौन सा एलिमेंट आएगा तो उसको उन्होंने कहा एका सिलिकॉन। कहने का मतलब यह है कि एलिमेंट्स नहीं थे पर इसके बाद भी उन्होंने इसके लिए अलग अलग नाम दिए। बात समझ में आ रही है? तो ये इस पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी की कुछ एक उपलब्धियां थी, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो
देखो देखो देखो, अब देखो। तो मेंडलीव ने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं। मेंडलीव ने क्या कहा कि हम नाम रखेंगे एका एल्यूमिनियम और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 68। कुछ समय बाद फिर किसकी एंट्री होती है, गैलियम की। और गैलियम का भी जो परमाणु द्रव्यमान है वो लगभग किसके बराबर है, वो है आपके एल्यूमिनियम के बराबर, है ना। इसी तरीके से आपका जो एल्यूमिनियम है वो कैसा बनाता है, वो बनाता है E2O3 यानी कि Al2O3। तो जो गैलियम है वो भी बनाता है Ga2O3। मतलब जैसा ऑक्साइड आपका एल्यूमिनियम बना रहा है बच्चों, वैसा ही ऑक्साइड आपका गैलियम भी बना रहा है। उन्होंने कौन सा नाम दिया, एका एल्यूमिनियम, और बाद में एक्चुअल क्या नाम रखा गया, गैलियम। इसका मतलब ये कि देखो एक जैसे लगभग समानताएं हैं, किसमें, परमाणु द्रव्यमान में समानता है और ऑक्साइड में समानता है। इसके बाद क्लोराइड में समानता है। क्लोरीन के जो कंपाउंड्स होते हैं यानी कि यौगिक होते हैं, हम उन्हें क्लोराइड्स कहते हैं। तो किसमें है, क्लोरीन में। कैसे, देखो ध्यान से। अभी यदि एल्यूमिनियम जो है वो 3 क्लोरीन के साथ कनेक्ट होता है, तो इसी तरीके से आपका जो गैलियम है वो भी 3 क्लोरीन के साथ कनेक्ट होता है। तो मेंडलीव ने बताया था एका एल्यूमिनियम और उन्होंने बोला कि ये इस तरीके से होना चाहिए। और बाद में जहां पर एका एल्यूमिनियम था, यानी कि यहां पर देखो, यहां पर एका एल्यूमिनियम कहां गया, कहां गया, तो ये रहा। बात समझ में आ रही है। वहां पर फिर क्या आ गया, गैलियम रखा गया। और उसके बाद जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमें यह पता चला कि जैसी जैसी प्रॉपर्टीज एका एल्यूमिनियम जिसको प्रिडिक्ट किया था मेंडलीव ने, वैसी ही किसकी थी, गैलियम की थी। आप देखो यहां कंपेयर करो, अब यहां कंपेयर करो, आप यहां कंपेयर करो। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी किसके बारे में, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में, कि उन्होंने उन तत्वों के भी बारे में बताया जो उस समय पर मिसिंग थे, जहां पर उन्होंने एक स्पेस छोड़ा हुआ था। जैसे कि एका एल्यूमिनियम जो बाद में कन्वर्ट हो गया किस पे, वो हो गया गैलियम में। तो ये कौन सी चीज थी, ये थी उपलब्धि। अब देखते हैं आगे क्या है ना। तो अब देखो उपलब्धि तो हो गई, ठीक है। अब जाते हैं सीमाएं की तरफ। कौन सी सीमाएं थी या कौन सी ऐसी कमियां थी या फिर कौन सी खामियां थी जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थी। तो सबसे पहले ये जो आपका हाइड्रोजन है, जो कि आवर्त सारणी का पहला तत्व है, इसका स्थान, जो हाइड्रोजन है इसका स्थान। अब सवाल पैदा होता है कि इसका स्थान ऐसा क्यों, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन अब ये कहां पाया जाता है, इसको ध्यान से देखना। देखो ये अभी कहां पर है, ये हाइड्रोजन है यहां पर, ठीक है। लिथियम वाले में, सोडियम वाले में, पोटेशियम वाले में ये यहां पर पाया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब देखो, अब देखो, आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, वो ऐसे कंपाउंड्स या यौगिक बना रहा है जो उसके समूह वाले बनाते हैं। और वो वैसे भी बना रहा है जैसे आपके कौन से समूह वाले बनाते हैं, जो आपके क्लोरीन बनाता है या फिर ऑक्सीजन बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन है उसके बारे में मेंडलीव ने कुछ भी फिक्स्ड क्राइटेरिया जो है या कोई भी एक फिक्स्ड बात जो है वो नहीं बताई। मतलब हाइड्रोजन के गुणधर्म वैसे भी हैं जैसे धातुओं के हैं और हाइड्रोजन के गुणधर्म वैसे हैं जैसे अधातुओं के हैं। समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखो। इस वाले केस में हाइड्रोजन ने क्लोरीन से कनेक्ट किया, उसके बाद ऑक्सीजन से कनेक्ट किया, फिर सल्फर से कनेक्ट किया। कुछ इसी तरीके से सोडियम जो था वो भी क्लोरीन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, सल्फर से कनेक्टेड है। तो यहां क्या देखा कि जो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल वैसे ही रासायनिक गुणधर्म दर्शा रहा है जैसे आपके धातुएं दर्शा रही हैं। कुछ इसी तरीके से हाइड्रोजन कुछ ऐसे गुणधर्म दर्शा रहा है जो कि आपके अधातुएं दर्शा रही हैं। उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका हाइड्रोजन को आप कैसे लिखते हो, H2 में लिखते हो ना, लिखते हो, राइट। इसी तरीके से आप जो अधातु है जैसे कि क्लोरीन है या फिर फ्लोरीन है, इसको भी कैसे लिखते हो आप, इस तरीके से लिखते हो। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों की जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो रिएक्शन किसके जैसी कर रहा है, धातुओं के जैसी कर रहा है, पर वो पाया कैसा जाता है, अधातुओं के जैसे पाया जाता है। मतलब ये कि जो हाइड्रोजन है उसकी कुछ गुणधर्म ऐसे हैं जो धातुओं के जैसे हैं और कुछ गुणधर्म ऐसे हैं जो अधातुओं के जैसे हैं।
तो ये एक थोड़ी सी कमी थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, जिसमें वो हाइड्रोजन के स्थान को नहीं बता पाए कि हाइड्रोजन का जो एक्चुअल स्थान होगा, कहां पर हाइड्रोजन को रखा जाएगा, ठीक है, जिससे हम उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से, हम उसके गुणधर्म को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, वो मेंडलीव ने नहीं बताया। तो पहली जो कमी थी या सीमाएं थी वो थी हाइड्रोजन का स्थान। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम जो चीज देखने वाले हैं वो है तत्वों के समस्थानिक। अब जब आप कक्षा 9 में थे तब आपने समस्थानिकों के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो मेंडलीव ने यह नहीं बताया, या जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया तब उस समय पर उन्होंने समस्थानिक को लेकर अपनी जो बात है वो क्लियर नहीं की, क्योंकि उस समय समस्थानिक के बारे में किसी को नहीं पता था। तो बाद में फिर एंट्री होती है समस्थानिक की। तो ये एक पोर्शन मिसिंग था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, है ना। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें समूह कितने हैं, तो समूह कितने हैं, 8 हैं। अच्छा, जो आवर्त हैं, आवर्त कितने हैं, 6 हैं। तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है, 63 है ना। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि उसकी उपलब्धियां कौन सी थी। तो देखो उपलब्धियां कौन सी थी। सबसे पहले तो ये कि जिस जगह पर उन्होंने खाली गैप छोड़ा था तत्वों के लिए, वो तत्व जब बाद में खोजे गए तो उनके गुणधर्म और जो उन्होंने नाम दिया था उनके गुणधर्म एक जैसे थे। ये पहली बात थी, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात ये थी कि जो सीमाएं हैं, है ना, इसमें क्या था, सबसे पहले तो ये कि जो हाइड्रोजन का स्थान है वो फिक्स नहीं था। दूसरी बात ये कि उन्होंने समस्थानिकों के बारे में कुछ नहीं बताया। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको मैंने सस्पेंस बना के रखा हुआ था उसको आप देखिए, और वो ये है। देखिए स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया गया कि जो आपकी आवर्त सारणी है मेंडलीव की, ये द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखी गई है। हम इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कोबाल्ट और उसके जस्ट बाद निकल। इधर तो सब कुछ सही चल रहा था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देखो सब बढ़ रहा है, द्रव्यमान जो है वो बढ़ रहा है बच्चों, राइट। पर आप यदि ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ, ध्यान से देखना, यहां पर द्रव्यमान है 50.94 यानी कि 50.94, और यहां पर है 50.20, मतलब ये तो नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब यहां द्रव्यमान कम हुआ है। कुछ इसी तरीके से यहां पर भी द्रव्यमान थोड़ा सा कम हुआ है। पर मेंडलीव ने कहा था कि हम जो तत्व हैं उनको बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे, तो यहां तो ये चीज नहीं हुई। तो ये भी एक थोड़ी सी कमी थी, एक थोड़ी सी खामी थी कि कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान तो ज्यादा है पर वो बाद में आने की बजाय पहले ही आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि सभी जगह पर वो जो आधार था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी का, कि हम तत्वों को बढ़ते द्रव्यमान के हिसाब से अरेंज करेंगे, वैसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, एक बार फिर से समझते हैं। देखो कोबाल्ट का ज्यादा है, निकल का कम है, पर इस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कोबाल्ट का कम होना चाहिए था और निकल का ज्यादा होना चाहिए था। तो यह भी एक पॉइंट था जो कि मिसिंग था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, है ना। अब देखते हैं क्या कोई ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा अपडेटेड है, एकदम सटीक है, जहां से हम तत्वों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे उस आवर्त सारणी के बारे में जो जिसे हम पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, और उसको बनाया किसने। ठीक है, तो ये कौन सी चीज थी, ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी, है ना। अब देखो तो बढ़ते हैं आगे आधुनिक आवर्त सारणी की तरफ। ठीक है, देखिए तो बच्चों अब देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, ये कैसे बनी, इसका आधार क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब इसके पहले हमने देखा था कि जो हमारे डॉबेनाइनर के त्रिक हैं या फिर न्यूलैंड्स के अष्टक हैं या मेंडलीव की जो परमाणु द्रव्यमान वाली आवर्त सारणी थी उसमें काफी कमियां थी, और उस समय सारे जो एलिमेंट्स यानी कि तत्व हैं वो भी ज्ञात नहीं थे। पर इसके बाद क्या हुआ, अब एंट्री होती है आपके हेनरी मोसले की, जिन्होंने बनाया आधुनिक आवर्त सारणी को। और इस आधुनिक आवर्त सारणी का, ठीक है, जिसे आप पीरियोडिक टेबल भी कहते हो, इसका केमिस्ट्री में क्या उपयोग है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है। तो आपने पिछली कक्षा में यह पढ़ा होगा कि जो परमाणु होता है वो अलग अलग कणों से मिलकर बना होता है।
कौन से कण होते हैं? तो भाई एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि उसकी कक्षाओं में घूमता है, एक प्रोटॉन होता है जो उसके नाभिक पर होता है, ठीक है, और वैसे एक न्यूट्रॉन होता है जो उसके नाभिक में होता है। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण कण है वो है प्रोटॉन। मतलब ये कि किसी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन्स होंगे बस वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। समझते हैं इसको कुछ एक एग्जाम्पल से। ध्यान से देखिए, आपने लिखा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जो नाभिक है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, इसीलिए हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होगा वो होगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या है वो होती है 1, है ना। इसी तरीके से आपका यदि आप कार्बन की बात करें तो कार्बन के कितने, भाई नाभिक में कितने परमाणुओं की संख्या होगी, कितने प्रोटॉनों की संख्या होगी, तो वो होगी 6। मतलब ये कि जो कार्बन है उसके नाभिक में 6 प्रोटॉन रहते हैं। कुछ इसी तरीके से आपका जो कैल्शियम है, कैल्शियम के नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या है वो है 20। मतलब सीधी बात यह है कि किसी तत्व के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितनी प्रोटॉनों की संख्या है बस वही उसका परमाणु क्रमांक है। तो ये जो एक आपकी गुणधर्म है किसी भी तत्व की परमाणु क्रमांक, इस पर फोकस किया हेनरी मोसले ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, जैसा कि हेनरी ने, जैसा कि बताया था मेंडलीव ने, हम द्रव्यमान के बढ़ते क्रमों में तत्व को अरेंज नहीं करेंगे, हम परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को अरेंज करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हेनरी मोसले ने जो परमाणु है और जो तत्व है उसका जो परमाणु क्रमांक है उसके बढ़ते क्रम के हिसाब से तत्वों को एक जगह पर जमा किया, जिसे हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो आपसे यदि कोई यह पूछे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है ये क्या होती है, तो आपको यह बताना है कि जो तत्व हैं, ठीक है, उन सबका जो भी परमाणु क्रमांक होता है यदि हम उसको बढ़ते क्रम में सुनियोजित तरीके से अरेंज करते हैं तो हमें मिलती है आधुनिक आवर्त सारणी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्व जो है उसको किस तरीके से अरेंज किया गया है ना। तो वो समझने से पहले हम ये देखेंगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके अंदर कौन सी चीजें छुपी हुई हैं। तो सबसे पहले छुपा हुआ है उसमें समूह। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कौन सी चीज है, समूह। तो कितने समूह हैं भाई, जिसको आप ग्रुप्स भी कहते हो, तो 18 हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 से लेकर 18 तक उधर। तो समूह कितने आपके पास है, 18 हैं। समूह कैसे लेते हैं, तो बच्चों समूह कैसे काउंट करते हैं, ऊपर से नीचे। जब भी आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आप कहेंगे कि आप समूह में जा रहे हैं, है ना। जैसे कि अब दूसरी जो चीज है वो क्या है, तो भाई वो है आवर्त। जो दूसरी चीज है वो क्या है, आवर्त है। तो आवर्त कितने अपने पास, तो स्टूडेंट्स आवर्त अपने पास 7 हैं, जिन्हें हम पीरियड्स भी कहते हैं। तभी तो हम कहते हैं ना आवर्त सारणी, एक ऐसी सारणी जहां पर आवर्तों को ध्यान में रखा गया है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए समूह कितने, 18, और जो आवर्त है वो कितने हैं, 7। ऊपर से नीचे आओगे समूह की बात होगी, आप यदि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे आवर्त की बात होगी। क्लियर हो गया। तो कौन सी चीज सीखी, समूह कितने, 18। दूसरी बात आवर्त कितने, 7, है ना। अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर एक कुछ और नई चीजें होती हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल होती हैं, जैसे कि ब्लॉक। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक ब्लॉक तो यहां से यहां तक हो गया, इसी तरीके से एक ब्लॉक जो है वो उस तरफ वाला हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, और इस ब्लॉक के अंदर से एक ब्लॉक और निकला जिसको हमने कहा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो कौन से ब्लॉक, तो पहला वाला ब्लॉक इसको हमने कहा एस, इसके बाद दूसरा वाला ब्लॉक इसको हमने कहा पी, तीसरा वाला जो ब्लॉक है इसको हमने कहा डी, और चौथा जो ब्लॉक है वो हो गया एफ। तो 3 चीजें सीखी, समूह यानी कि ऊपर से नीचे, आवर्त यानी कि लेफ्ट से राइट, और ब्लॉक्स। तो ब्लॉक कितने, 4, समूह कितने, 18, आवर्त कितने, 7। ठीक है, ये इन 3 चीजों को दिमाग में रखिएगा। अब हम ये देखने वाले हैं कि किस आवर्त में कितने तत्व जो रहते हैं, कितने तत्व हैं वो रहते हैं, है ना। जैसे देखो ये पहला आवर्त है, ये देखो पहला आवर्त है, तो भाई पहले आवर्त पे कितने रहेंगे, तो काउंट करते हैं 2 रहेंगे। दूसरे में कितने रहेंगे, तो दूसरे में रहेंगे 8, तीसरे में, तो तीसरे में भी 8। इसी तरीके से जब आप चौथे में जाएंगे तो वहां आपको मिलेंगे 18, उसके बाद भी मिलेंगे 18, और लास्ट के जो 2 हैं इसमें आपको मिलेंगे 32 और 32। अब यदि आप इस पूरे को जोड़ते हैं
तो आपको जो चीज मिलेगी, आपको जो संख्या मिलेगी स्टूडेंट्स, वो मिलेगी 118। इसका मतलब ये कि हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें जो तत्वों की संख्या है, राइट, वो कितनी है? वो है 118। पहले आवर्त में कितने? 2, दूसरे वाले में कितने? 8, तीसरे में 8, चौथे और पांचवें में 18 और 18, और छठवें और सातवें में 32 और 32। अब काउंट कीजिए, आपका आंसर आना चाहिए 118। तो क्या देखा? तत्वों की संख्या कितनी? 118। क्या देखा? आवर्तों की संख्या कितनी? 7। ऐसे ट्रेवल करेंगे, राइट। और क्या देखा? ग्रुप्स, ऊपर से नीचे, यानी कि 18, जिसको आप समूह भी कहते हो। और देखिए ब्लॉक्स, ब्लॉक्स कितने? 4। फिर से करते हैं, ब्लॉक कितने? 4, आवर्त कितने? 7, समूह कितने? 18, और तत्वों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 118। ठीक है, तो ये एकदम ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था किस बारे में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। अब सवाल पैदा होता है कि जब आपने सारे तत्वों को इस तरीके से अरेंज किया तो उससे फायदा क्या हुआ? वो क्या आधार रहा होगा जिसको हेनरी मोसले ने, ठीक है, ध्यान में रखा और बनाई आधुनिक आवर्त सारणी? तो उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो देखो तो स्टूडेंट्स देखो अभी क्या होने वाला है। हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म को देखेंगे और उन चीजों को देखेंगे जिसने आवर्त सारणी यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है ना। देखो क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संयोजकता क्या चीज है, इसके बाद हम देखेंगे परमाणु आकार, और लास्ट में हम देखेंगे धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि जब आपने पीरियोडिक टेबल बना लिया तो ये संयोजकता कौन सी चीज है? ठीक है, तो संयोजकता का सीधा सीधा सा जो लेना देना है वो है किसी भी परमाणु की अंतिम कक्षा के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी कि किसी भी परमाणु में या तत्व में जो अंतिम कक्षा है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कक्षाओं में विभाजित होते हैं, है ना। तो जो अंतिम कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे हम ये बताते हैं कि वो जो परमाणु है, वो जो तत्व है, उसकी संयोजकता कितनी है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अंतिम, ध्यान से देखिएगा, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स, है ना, अंतिम कक्षा में क्या? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और यहां पर हम लिखेंगे संयोजकता। तो रुकिए थोड़ा सा, इसको अपन करते हैं। इस वाले पार्ट में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स किसमें? अंतिम कक्षा में, ठीक। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन देखेंगे अंतिम कक्षा में, है ना। और इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे उसकी संयोजकता क्या होती है। तो देखिए, जितने भी तत्व होते हैं उनकी अंतिम कक्षा में 1 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, पर जब आप सोडियम की बात करेंगे तो उसकी भी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। पर क्लोरीन की अंतिम कक्षा जो है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वहां कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो हम इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि यदि अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो संयोजकता जो क्रमशः कैसी होगी? क्रमशः वो होगी 1, 2, 3, 4। मतलब ये कि यदि किसी तत्व की अंतिम कक्षा में 3 है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उसकी जो संयोजकता होगी स्टूडेंट्स वो कितनी होगी? 3। समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, अब आपने क्या ले लिया भैया? आपने एल्यूमिनियम ले लिया। अब एल्यूमिनियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो आपको मिलेगा क्या भाई? आपको मिलेगा 13 है तो 2, 8 एंड 3। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3, राइट। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 3। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी जो संयोजकता है वो कितनी होगी? 3 होगी। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं सोडियम की, सोडियम की अंतिम कक्षा का हम सबसे पहले बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो होगा दैट 2, 8 एंड 1। मतलब ये कि इसकी जो अंतिम कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं? सिर्फ 1। तो इसकी भी संयोजकता क्या होगी? इसकी हो जाएगी 1, और एल्यूमिनियम की कितनी हो जाएगी? 3। कहने का मतलब कि जितने आपकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, कब? जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंतिम कक्षा में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वही होगी संयोजकता। पर अब सवाल पैदा होता है कि सर वो एलिमेंट जिनकी अंतिम कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी संयोजकता क्या होगी? तो उसके लिए भी रूल है कि जैसे 5,
6, 7 और एक 8, 8 से ज्यादा किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं बच्चों। तो 5, रुको, है ना, 5, 6, 7, 8। अब यदि अंतिम कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपको क्रमशः क्या करना है, आपको लिखना है 3, 2, 1, 0, उल्टा। मतलब किसी तत्व की यदि अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी संयोजकता कितनी होगी बच्चों, 1। कैसे याद रखेंगे, तो भाई ये वाली संख्या और ये संख्या को आप जब जोड़ेंगे तो उसका जो कुल योग आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। जैसे किसी एलिमेंट की या किसी तत्व की अंतिम कक्षा में यदि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी, तो 8 में से 2 घटा दो, 6 घटा दो, कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब ये कि यदि ये 5 है तो कितनी होगी, 3 होगी, यदि 6 है तो कितनी होगी, 2 होगी, 7 है तो कितनी होगी, 1 होगी, और यदि 8 है तो संयोजकता कितनी होगी, डब्बा, गुल, यानी कि 0। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ठीक है, अच्छा 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा अपने को फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। अंतिम, कोई बात नहीं, 1 मिनट में हो जाएगा। अंतिम कक्षा और किसकी संख्या, तो भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि मैं बता चुका हूं, 1, 2, 3 और 4 यदि है तो कितना हो गया, क्रमशः हो जाएगा 1, 2, 3, 4। गिनती आनी चाहिए आपको, बस केमिस्ट्री बहुत आसान है, राइट। अब देखो, यदि है 5, 6, 7 और 8 तो किस तरीके से होगा, तो भाई ये होगा 3, 2, 1 एंड 0। समझने की कोशिश करते हैं, नाइट्रोजन के पास चलते हैं। तो ये रहा हमारा नाइट्रोजन, ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना, 7। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से यहां पर रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर रहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब अंतिम कक्षा में कितने हैं, 5। तो इस रूल के हिसाब से उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा, तो भाई 8 में से 5 घटाइए, छोटी सी मैथ से, और आपका आंसर आया 3, यानी कि संयोजकता कितनी है, 3। इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी, क्लोरीन की बात करते हैं। चलो, ये हो गया 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है भाई, 2 है, 8 है और 7 है। समझने की कोशिश करते हैं कि संयोजकता क्या होगी, तो संयोजकता होगी बच्चों 8 में से 7 घटाया और कितना आया, 1। मतलब आपको एकदम बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है और सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। कैसे, देखो, लास्ट में 5 आंसर आया 3, लास्ट में 7 आंसर आया 1। इसका मतलब यह हुआ कि हम किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की जो संयोजकता है वो बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, सो भैया यहां पर ट्रिक बनी हुई है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1, 0। बात समझ में आई। तो ऐसे आप बताते हो संयोजकता। सवाल पैदा होता है, सर इतनी बातें क्यों कर रहे हैं हम संयोजकता के बारे में, क्योंकि हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि रासायनिक आबंध, जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा जो तत्व है वो कितने बॉन्ड्स यानी कि आबंध बनाता है। तो संयोजकता का सीधा सीधा सा जो लेना देना है बच्चों, वो किसके साथ है, आबंध के साथ में है। जनरली ऐसा होता है, सामान्यतः ऐसा होता है कि जितनी संयोजकता होगी उतने ही वो आबंध बनाएगा। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे तो जो क्लोरीन होता है वो सामान्यतः एक बॉन्ड बनाता है, एक आबंध बनाता है। क्यों, क्योंकि उससे संयोजकता 1 है। इसी तरीके से आपका जो नाइट्रोजन है वो कितने बॉन्ड्स बनाता है, वो 3 बनाता है। क्यों, उसकी संयोजकता 3 है। तो जितनी संयोजकता होती है उतने ही वो बनाते हैं बॉन्ड्स। पर ये पार्ट केमिकल रिएक्शन का है तो हम इसको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। बस आप ये याद रख लीजिए कि जिस क्लास में आप हैं वहां पर सामान्यतः ऐसा होगा कि जो संयोजकता होगी वही आबंधों की संख्या होगी। बात समझ में आ रही है। चलिए अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो है परमाणु का आकार, है ना। उससे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये हो गया क्लियर। अब फोकस किस पर करेंगे भाई, परमाणु के आकार पे। तो आप ध्यान से देखिए, हम एक बार वापस चलते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ, ठीक है, और यहां देखते हैं कि जो परमाणु का आकार है वो घटता है, बढ़ता है, उसके साथ आखिर क्या होता है। ध्यान से देखिए। तो ठीक है, देखो, है ना। अभी देखो, आप यदि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो आकार होगा स्टूडेंट्स वो कैसा होगा, वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, जिसको आप ऑर्बिट्स कहते हो या ऊर्जा कक्षा कहते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, उसकी संख्या बढ़ती है।
ठीक है ना। तो जब संख्या उसकी बढ़ती है तो उसके कारण क्या होता है, जो साइज होता है या आकार होता है वो भी बढ़ने लगता है। तो कैसे याद रखेंगे, समूह में यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आकार क्या होता है, इंक्रीज होता है। पर यदि आप लेफ्ट से किस तरफ जाते हैं, राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट से किस तरफ जाते हैं आप, राइट की तरफ जाते हैं, तो वो घटता है ना। तो उसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं अपन, ठीक है ना। ध्यान से देखो, ऐसे, यानी कि इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से, मतलब ये कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो कम होगा, मतलब किस तरफ बढ़ेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ जब आप आओगे तो आकार कैसा होगा, बढ़ेगा। तो मैं दोनों में बता दिया आपको, ऐसे आपको याद रखना है आकार के लिए, ठीक है। ध्यान से देख लें, आकार इस तरफ आने पर बढ़ेगा और ऊपर से नीचे जाने पर कम होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका जो एल्यूमिनियम है वो बड़ा होगा और जो सिलिकॉन है वो छोटा होगा और फास्फोरस थोड़ा और छोटा होगा। पर एल्यूमिनियम से आपका जो बोरॉन है वो कैसा होगा, वो छोटा होगा। बात समझ में आ रही है, मतलब ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर से इस तरफ आने पर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर हुआ। इसका मतलब जब आप ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करेंगे तो जो आकार होगा वो इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ जाएगा। पर जब आप लेफ्ट से किस तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे, तो जो साइज है या फिर आकार है वो कैसा होगा, कम होगा। बात समझ में आ रही है। तो दो चीजें याद रखनी है, ऊपर से नीचे बढ़ेगा और राइट से लेफ्ट बढ़ेगा, आपके राइट से लेफ्ट बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो, तो ये दो चीजें, अब इसको थोड़ा सा अपन और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलो देखो, तो कैसे याद रखेंगे भाई, परमाणु का आकार ऐसे आने पर बढ़ेगा और ऐसे आने पर भी बढ़ेगा। मतलब जो एलिमेंट्स इधर कहीं पर पाए जाएंगे उनका जो साइज होगा यानी कि आकार वो बहुत ज्यादा होगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा और इस तरफ बढ़ेगा। कर लिया। अब देखो, हमने ये देखा था कि बहुत सारे जो तत्व होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जिसमें है धातुएं, अधातुएं और वो जो है जिसको हम कहते हैं मेटेलॉइड्स यानी कि अपधातुएं। अब ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि धातुएं वो होती हैं जो ऊष्मा और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे चालक होते हैं, ठीक, और अधातुएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या ऊष्मा फ्लो नहीं करती है। सब हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, हालांकि ये संपूर्ण जानकारी नहीं है ना। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब पीरियोडिक टेबल में हम वापस से चलते हैं और हम ये देखते हैं कि जो धात्विक और अधात्विक गुणधर्म होते हैं उनका जो चलन है यानी कि ट्रेंड्स है वो कैसा है। तो अब तक क्योंकि आपने कई बार पीरियोडिक टेबल को देख लिया है इसलिए मैं यहीं पर बना रहा हूं बच्चों, ठीक है। इसको आज पूरा खत्म करके जाएंगे आप, ध्यान से देखिएगा, पूरा खत्म करेंगे आज पीरियोडिक टेबल, है ना। ये पी ब्लॉक के बना लो, ऐसे 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 बना लो। चलो एक आप डेमो पीरियोडिक टेबल आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दो ऐसे रहेंगे और यहाँ पर ऐसे कितने बनेंगे, तो भाई 10 बनेंगे। अब जब आप इस तरफ जाएंगे तो कौन सा गुणधर्म बढ़ेगा, अधात्विक, और जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो कौन सा गुणधर्म बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा अधात्विक। इसका मतलब ये यदि हम इसके उल्टे चले, मतलब हम जब इस तरफ आएंगे तो कौन सा बढ़ेगा, धात्विक, या फिर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो कौन सा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा भाई धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा। मतलब ये कि एक तीर से हम करने वाले हैं दो निशान। ध्यान से देखिए, ये देखा था आपने परमाणु आकार, है ना, ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और आपके राइट से लेफ्ट की तरफ आने पर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था ना। ऐसे ही होगा किसमें, धात्विक और अधात्विक गुणधर्म के समय पर। उसको मैं बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो एक मिनट, इधर वाले को नहीं मिटाएंगे अपन, है ना। चलो तो कौन से गुण की बात करेंगे, धात्विक की। तो कैसे बढ़ेगा भाई, इस तरफ आप आइए, इस तरफ आप आइए, कौन सा गुणधर्म बढ़ेगा, धात्विक। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं कौन सा गुणधर्म, धात्विक। बात समझ में आ रही है। इस तरफ आने पर धात्विक गुणधर्म बढ़ेगा, वैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ आने पर भी कौन सा गुणधर्म बढ़ेगा, धात्विक। समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप यहां पर लिखते हैं लिथियम, इसके नीचे क्या लिखते हैं, सोडियम, इसके नीचे क्या लिखते हैं, पोटेशियम, तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे धात्विक गुणधर्म जो है वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये कि आपका जो सोडियम है वो लिथियम से अच्छा धातु है और जो पोटेशियम है वो इन दोनों से अच्छा धातु है। बात समझ में आ रही है। जस्ट अ मिनट रुको, अभी ये देखो, कुछ बात समझ में आई। तो जो ट्रेंड या चलन किसमें चलेगा, परमाणु आकार में चलेगा, वैसा का वैसा ही एग्जैक्टली हम यूज करेंगे धात्विक गुणधर्म में। तो अधात्विक गुणधर्म का इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो उसको मुझे नहीं लगता दो बार बनाने की जरूरत है। धात्विक का आप याद रख लीजिए, इसका जस्ट ऑपोजिट जो है वो अधात्विक के लिए होगा। कौन सी तीन चीजें देखी, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या देखा,
संयोजकता, है ना। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखो, बहुत आसान है भैया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें? अंतिम में। अंतिम क्या? कक्षा। बात समझ में आ रही है? देखो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 1 2 3 4, है ना। और संयोजकता भी कितनी? 1 2 3 4। इसके बाद यदि 5 6 7 और 1 8 है तो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 2 1 0। मतलब ये कि जो बचपन में हमने उल्टी गिनती पढ़ी थी उसका एक फायदा तो यहां पर आकर डेफिनेटली हमें हुआ, है ना। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 1 0। क्लियर हो गई ये वाली बात। आगे बढ़ते हैं। क्या देखा? परमाणु आकार, है ना। उसके बाद क्या देखा? धात्विक और अधात्विक गुणधर्म। तो जिस तरीके से आपने परमाणु आकार का याद किया है, बस एग्जैक्टली ऐसे आपको किसके लिए याद करना है? धात्विक गुणधर्म के लिए याद करना है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा और हमारी जो पीरियोडिक टेबल की यात्रा है वो किस तरीके से थी। बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जिन पीरियोडिक टेबल्स के बारे में, जिन आवर्त सारणियों को अभी तक हमने देखा है, उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, है ना। देखो ये क्लियर किया और अब ये देखो। तो सबसे पहले हमने कौन सी चीज देखी थी? हमने देखा था डॉबेराइनर के त्रिक, जिसमें इन्होंने तत्वों को 3-3 के समूहों में बनाया था। और कितने तत्व थे उस समय? तो भाई उतने टाइम कितने थे? तो थे 53 तत्व, है ना। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1866 में न्यूलैंड्स ने बताया अष्टक का सिद्धांत। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने यह बताया कि जो पहला तत्व है और जो 8वां तत्व है, ठीक है, उसका गुणधर्म कैसा होगा? एक जैसा होगा। और समूह संख्या कैसी होगी? वो भी एक जैसी होगी। तो इसके बारे में भी हमने देखा। इसके बाद फिर एंट्री होती है मेंडलीव की। और मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई उसका जो आधार रखा बच्चों, वो था परमाणु द्रव्यमान। यानी कि जब मेंडलीव तक हम पहुंचे तब हमारे पास कितने तत्व खोजे जा चुके थे? 63, ठीक है। और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा सुनियोजित तरीके से जो आवर्त सारणी बनाई हेनरी मोसले ने, जिसे हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें है 118 तत्व, ठीक है ना। और उसका जो आधार था वो क्या था? तो भाई वो परमाणु क्रमांक था। एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है डॉबेराइनर की, राइट। इसके बाद एंट्री होती है न्यूलैंड्स की, इसके बाद एंट्री होती है मेंडलीव की, लास्ट में होती है हेनरी मोसले की। तो ये वो 4 लोग हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को आयाम दिया। और यही थी पीरियोडिक टेबल या फिर आवर्त सारणी की समय यात्रा, है ना। चलो तो इस तरीके से हमने इन सारी चीजों को देखा। अब हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन से पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं, है ना। ध्यान से देखना। देखो 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 देखो। सो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या देखा? तो हमने ये देखा सबसे पहले कि तत्व क्या होते हैं, राइट। इसके बाद क्या देखा? डॉबेराइनर के त्रिक देखे। फिर अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने संयोजकता देखी। हमने ये देखा कि जो हमारे आवर्त होते हैं वो इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से हम आवर्त के बारे में देखते हैं। वैसे ही जो हमारे समूह होते हैं उसको हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। और क्या देखा? और देखा जो तत्व होते हैं उसके प्रकार कौन से होते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो न्यूलैंड्स का अष्टक था, जो कि क्या था? सा रे गा मा पा धा नी सा जैसा ही था, बट केमिस्ट्री में था, है ना। जिसमें पहला और 8वां जो तत्व था उसके गुणधर्म और समूह संख्या एक जैसी होती थी। हमने ये चीज देखी। और एका एल्यूमिनियम जैसी कोई चीज देखी। वर्गीकरण की क्या जरूरत है, हमने ये देखा। फिर क्या देखा? आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको बनाया हेनरी मोसले ने, है ना। और लास्ट में देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो ये वो सारी चीजें थी जिसको इस चैप्टर में हम लोगों ने कवर किया। होपफुली आप लोगों को ये काफी मजेदार लगा होगा और जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो समझ में आई होंगी, है ना। तो देख लेते हैं कौन सी एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि ऐसे बार बार यदि हम करेंगे तो वो चीज दिमाग में फिट हो जाती है फिर, ठीक है। तो हमने देखा वो 4 लोग थे जिन्होंने आवर्त सारणी को एक नया स्वरूप दिया। कौन से? सबसे पहले डॉबेराइनर, राइट। इसके बाद कौन? इसके बाद थे आपके न्यूलैंड्स, उसके बाद मेंडलीव और लास्ट में थे हेनरी मोसले। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, तो स्टूडेंट्स मजा आया चैप्टर पढ़ने में, है ना। तो यह था हमारा जो पूरा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, अध्याय 5 कक्षा 10वीं का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जिसमें हमने वन शॉट में एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर के सारे पॉइंट्स को कवर किया।
मतलब ये कि आप यदि रिवीजन करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इसी तरीके से आप यदि कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक, ठीक है ना, सारी चीजों को, सारी जो आपके विषय हैं उसको आप यदि हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप लोगों के लिए लेकर आया है सारा पाठ्यक्रम, पूरा सिलेबस, हर प्रकार की वीडियोस, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त, जहां पर आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, किसी प्रकार का पैकेज नहीं खरीदना है, यह सिर्फ आपको मिलेगा बिल्कुल मुफ्त। बात समझ में आ रही है? तो अब स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर्स के साथ में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।